तो ये फेडरल फीचर की बात कर रहे थे हम। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर है, तो एक तो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तीसरा डिवीजन ऑफ पावर है, चौथा इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जैसे मैंने बताया दो फीचर होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी और दूसरा होता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो फेडरलिज्म का फीचर है और इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो है वो है यूनिटरी फीचर। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी इंडिया में यूनिटरी फीचर है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है इंडिया में वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरल फीचर है। उसके अलावा बाइकैमरलिज्म, जहाँ स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, राज्यसभा स्टेट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मोर फीचर जो है यूनिटरी के मोर फीचर है, यूनिटरी फीचर जो ज़्यादा है वो रिफ्लेक्ट करते हैं इंडिया को जो है, इंडिया में जो है टिल्ट है टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल की गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा है। ये टिल्ट बताता है कि हमारे यहाँ यूनिटरी फीचर ज़्यादा है, यूनिटरी टिल्ट ज़्यादा है। तो इसने हमने इंडिया का फीचर, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर की बात की थी कि फेडरल विद यूनिटरी बायस। पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा मुंबई केस में कहा 1994 में कि फेडरलिज्म जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बात करेंगे की डॉक्ट्रिन इंडियन पॉलिटी में। पहला है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच और ये जुडिशरी ब्रांच, इन तीनों के बीच में जो है सेपरेशन ऑफ पावर है। और सब ब्रांच जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सब जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये थियोरेटिकली वे में से कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है, थियोरेटिकली हम बात करें तो ये सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन जो है ये क्या कहता है कि पीएम जो है पार्ट है यूनियन एग्जीक्यूटिव का। पीएम जो है, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये रियल एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, पीएम प्रेसिडेंट जो है वो वर्क करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ब्रांच जो है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशल ब्रांच, इन तीनों के अपने अपने सेपरेट फंक्शन है, सेपरेट डोमेन है, सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये सेपरेटली वर्क करते हैं, अपने अपने डोमेन में अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। पर इंडिया के केस में फ्यूजन ऑफ पावर भी है। ये एक दूसरे के ऊपर बैलेंस बना के रखते हैं। कैसे? जैसे ये लेजिस्लेटिव है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये जुडिशियली है, ठीक है। अब देखो, लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाएगा। सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट कमिटीज़, या फिर हम बात करेंगे गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ है, ये लॉ को फॉर्मुलेट करेंगी, ये ड्राफ्ट बनाएंगी, फिर ये पास होगा, ये पास होगा लेजिस्लेचर में, फिर अगेन ये आएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के असेंट के बनने के बाद ये लॉ बनेगा। तो यहाँ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जो है कंबाइनली वर्क कर रही है लॉ को बनाने में, ठीक है। जुडिशरी जो है ये चेक करती है कि ये लॉ जो बना है वो जस्ट है, फेयर है, रीजनेबल है और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है कि नहीं है। ये विदस्टैंड करता है, ये सपोर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो फ्यूजन ऑफ पावर है। इंडिया के केस में फ्यूजन ऑफ पावर है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, सेपरेशन ऑफ फंक्शन है। इंडिया के केस में सेपरेशन ऑफ फंक्शन है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ठीक है। डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। ये हो गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, ये यहाँ लिखा हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वर्क करती है बोथ इन द कैपेसिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जो अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 50 जो है बात करता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों सेपरेट होंगे। आर्टिकल 121 122 ये याद रखने हैं हमें, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। आर्टिकल 121 और 122, 121 कहता है, 121 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के कंडक्ट के बारे में डिस्कशन पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में नहीं होगा, ठीक है। और 122 कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे जज के कंडक्ट के बारे में। तो 121 122 फिर है आर्टिकल 361 है। आर्टिकल 361 जो है ये प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो आंसरेबल नहीं है कोर्ट से, किसी भी कोर्ट को। वो अपनी एक्सरसाइज करते हैं, परफॉर्म करते हैं, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म अगर करते हैं तो ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने में जो भी एक्शन वो करते हैं इसके लिए वो कोर्ट को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तीसरा है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ये क्या होता है? केशवानंद भारती केस में सेपरेशन ऑफ पावर जो है, इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये इंटीग्रल पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। इंदिरा गांधी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो लिमिटेड है इंडिया में। इंडिया के केस में सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया एनजेक।
एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी, ये जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी, ये एनजेक एनजेक 99 कॉन्स्टिट्यूशनल 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से गवर्नमेंट लाई थी। इसको जुडिशरी ने कहा ये जो है, ये जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसको इम्पिंज करती है, इसको ब्रीच करती है। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, तो ये उसे ब्रीच करती है, इसलिए जो है इसे जुडिशरी ने एनजेक को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस क्या होता है कि सेपरेट ब्रांचेस है, हमें पता है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सेपरेट ब्रांच है, तो ये जो है इंश्योर करती है कि सब एक दूसरे के फंक्शन को इफेक्टिवली परफॉर्म करें और एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर ना करें। तो सेपरेट चेक एंड बैलेंस को, ठीक है, इंटरफेयर ना करे और सबके बीच में बैलेंस बनी रहे। जैसे लेजिस्लेटिव अपना फंक्शन करे, एग्जीक्यूटिव अपना फंक्शन करे, जुडिशरी अपना फंक्शन करे, पर लेजिस्लेटिव जो है ओवर ब्रीच अपने डोमेन से ब्रीच का, अपने डोमेन को ब्रीच करती है और ओवर स्टेप करती है, ठीक है, दूसरे एग्जीक्यूटिव के डोमेन में, तो जुडिशियल इंटरवेंशन हो सकता है। तो ये होता है चेक एंड बैलेंस। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। कैसे इंश्योर करता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जजेस का इम्पीचमेंट हो सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली जो है रिस्पॉन्सिबल है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा को, ठीक है। तो ये लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है, एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कलेक्टिवली तो लोकसभा। जुडिशियल जज का इम्पीचमेंट हो सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल हेड है एग्जीक्यूटिव का, उनका इम्पीचमेंट हो सकता है बाय द लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों एक दूसरे को अकाउंटेबल, वो है चेक एंड बैलेंस है। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कि कोई भी लॉ पास होता है तो लेजिस्लेचर में वो लॉ पास होता है, पर प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट है पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट जो है पार्ट है पार्लियामेंट का। जब तक प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिलती तब तक वो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन नहीं बनता है, तब तक वो लॉ नहीं बन पाता है। एक ड्राफ्ट की तरह ही रहता है, एक लॉ, प्रपोज्ड लॉ ड्राफ्ट की तरह ही रहता है जब तक उसे प्रेसिडेंट की असेंट नहीं मिल सकती, और प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद ही वो जो है फॉर्मली लॉ कहलाता है। तो ये हो गया हमारा चेक एंड बैलेंस, और कैसे एक दूसरे के ब्रांच जो डिफरेंट सेक्शंस है और ब्रांचेस जो है एक दूसरे को एक दूसरे की पावर्स को जो है वो बैलेंस करती है, एक दूसरे की पावर को, अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है बैलेंस करती है और मैनेज करती है, ठीक है। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो हमने बात की चेक एंड बैलेंस की बात की। ये जो प्रिवेंट करती है कि एक्शन बाय अदर ब्रांचेस जो है वो ब्रीच ना करे। एक पहले जो जुडिशरी की पावर है उसको ब्रीच ना करे एग्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेटिव पावर को एग्जीक्यूटिव ब्रीच ना करे, मतलब एक दूसरे की पावर को बैलेंस करने के लिए ये चेक एंड बैलेंस की डॉक्ट्रिन है। उसके बाद बात करेंगे हम इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो चेक एंड बैलेंस चेक है जुडिशरी में। चेक ऑन जुडिशरी जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो है वो अपॉइंट होते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, और उन्हें रिमूव किया जा सकता है बाय द इम्पीचमेंट, पार्लियामेंट इम्पीच कर सकती है इन्हें। दूसरा है इम्पीच कर सकती है पार्लियामेंट। दूसरा है चेक ऑन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को। फिर इंडिया के इसमें जुडिशरी की बात करेंगे तो जुडिशरी जो है जो चेक लगाती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर, कैसे, जुडिशियल रिव्यू। और डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में ये जुडिशरी ने ये बता दिया कि ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, तो लेजिस्लेचर जो भी अमेंडमेंट करना चाहे वो कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अमेंड नहीं कर सकती है। एक एक कॉमन कन्फ्यूजन आती है कि क्या लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है कि नहीं। यस, कर सकती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फंडामेंटल राइट्स को जुडिशरी ये पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, पर वो फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, उन्हें अमेंड नहीं कर सकती। अगर पार्लियामेंट कुछ भी अमेंडमेंट लाती है जो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड कर रहा है या बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रीच कर रहा है, तो उन अमेंडमेंट को जुडिशरी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। और जो अमेंडमेंट पार्लियामेंट करती है वो अमेंडमेंट लॉ कंसिडर नहीं होते, क्योंकि आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कोई भी लॉ जो ब्रीच करता है और रिपग्नेंट है टू द फंडामेंटल राइट्स, तो वो डिक्लेयर किए जा सकते हैं नल एंड वॉइड। पर जो अमेंडमेंट होते हैं वो लॉ नहीं है, अमेंडमेंट जो होते हैं वो लॉ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट करती है फंडामेंटल राइट्स में, या फिर किसी भी पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंड करती है, तो वो लॉ नहीं है, ठीक है। इसलिए वो आर्टिकल 13 के अंदर अमेंडमेंट इंक्लूड नहीं होता है। फिर भी अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी अमेंडमेंट को भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस की, ये आई है केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई है 1973 में, ठीक है। ये लिमिट ये लिमिटेशन लगाती है, अमेंडिंग पावर जो है पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर में लिमिटेशन लगाती है। कोर्ट हेल्ड करती है कि कोई भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
वॉज मतलब अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बियॉन्ड लिमिटेशन नहीं है, इसमें लिमिटेड है। जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की वो लिमिटेड है। पार्लियामेंट जो है अनलिमिटेडली किसी भी पार्ट को नल एंड वॉइड या किसी भी पार्ट को अमेंड नहीं कर सकती। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल वैल्यूज एंड प्रिंसिप्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उससे जो पार्लियामेंट है वो अमेंड नहीं कर सकती है। वो कोर है, प्रिंसिपल है, कोर प्रिंसिपल्स है और कोर वैल्यूज है, उससे वो अमेंड नहीं कर सकती है। पावर जो है अमेंड की, अमेंड करने की, ये इक्वल नहीं है पावर टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन। हम पार्लियामेंट ये ना समझे कि उसके पास पावर है अमेंड करने की, इसका मतलब पावर वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया है बेसिक स्ट्रक्चर को, उन्होंने सिर्फ कुछ प्रिंसिपल ले डाउन किए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारी जजमेंट में, जैसे कि एस आर बोमई हो गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेकुलरिज्म, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू, ये बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है। उसके अलावा एल चंद्र कुमार केस, एस पी संपत कुमार, पी सामा मूर्ति केस, एल चंद्र कुमार, एस पी संपत कुमार, पी सामा मूर्ति केस, वाधवा, आर सी कुपर, कृष्ण कुमार, ये सब केस जजमेंट है जो हमें ध्यान में रखनी है, जो हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, मेजोरिटी की बात करते हैं। तो मेजोरिटी जो होती है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज होता है पार्लियामेंट में कैरी आउट करने के लिए बिजनेस को, सेवरल बिजनेस को, जैसे कि अमेंडमेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में, अपॉइंटमेंट और रिमूवल कई सारे ऑफिशियल्स का, और वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट, ये इंश्योर होती है अमेंडमेंट से। सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, हाउस में जितने लोग प्रेजेंट है उसके 50% अपने मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, मतलब 100 लोग प्रेजेंट है तो 100 में से 50 प्लस वन, 50 + 1, तो 51 अगर है टोटल मेंबरशिप, इसमें ये कंसर्न नहीं किए जाते। सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने लोग प्रेजेंट है उसमें से 50% + 1, ये हो गया सिंपल मेजोरिटी। ये किस में होता है, ऑर्डिनरी बिल के लिए, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है, पैसेज ऑफ एडजर्नमेंट मोशन, इलेक्शन है स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, फाइनेंशियल अप्रूवल है प्रेसिडेंट रूल का, फाइनेंशियल रूल का, और सेंशन मोशन है, रिजोल्यूशन अगर पार्लियामेंट में लाना है, नेशनल इमरजेंसी का, ठीक है, डिसकंटिन्यूशन का, नेशनल इमरजेंसी के डिसकंटिन्यूशन के लिए अगर इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए जो मेजोरिटी चाहिए वो स्पेशल मेजोरिटी है नेशनल इमरजेंसी के, और रिमूव करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए और डिसकंटिन्यू करने के लिए जो मेजोरिटी लगती है, डिसकंटिन्यू करने के लिए, नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू करने के लिए जो इमरजेंसी लगती है, जो मेजोरिटी लगती है उसे हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। उसके अलावा रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर, इसका मतलब ये है कि कोई भी अमेंडमेंट जो फेडरल प्रोविजन को ऑल्टर कर रही है, अगर उस प्रोविजन को स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में अमेंड इंट्रोड्यूस किया गया है और पार्लियामेंट ने पास कर दिया गया है, उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर है मोर देन 50%, मतलब कि टोटल स्टेट जो है उसमें से 50 + 1, 50% + 1, मतलब कि टोटल इंडिया में मान लो 30 स्टेट अगर फॉर एग्जाम्पल, सिंप्लिसिटी के लिए 30 स्टेट है तो 30 में से 15 स्टेट्स +1, मतलब 16 स्टेट सिंपल मेजोरिटी से अगर अमेंडमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगा फेडरल प्रोविजन से रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पावर है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की पावर को अमेंड करना है, प्रोसीजर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोसीजर, इलेक्शन का, इलेक्शन प्रोसीजर जो है प्रेसिडेंट का, उसे अमेंड करना है तो उसके लिए जो है जो मेजोरिटी लगती है उस पर रेटिफिकेशन चाहिए। उसके बाद हम बात करें इफेक्टिव मेच्योरिटी क्या होती है, इफेक्टिव मेच्योरिटी ये लगती है, इफेक्टिव मेच्योरिटी लगती है, इसका मतलब होता है कि द मेंबरशिप ऑफ द हाउस 50% ऑफ द मेंबर, मतलब इसमें एब्सेंट और जो रिमूव हो गए, एब्सेंट को और वैकेंसी जो है, वैकेंट जो है, पोस्ट वैकेंट है उसे हम हटा देते हैं, एब्सेंट को नहीं, पोस्ट वैकेंट है, मतलब मान लो टोटल 550 सीट है उसमें से 5 सीट वैकेंट है तो टोटल मेंबरशिप कितनी हो गई 545, 545 का 50%, ये हो गई इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, जो पोस्ट वैकेंट है, पोजीशन जो सीट वैकेंट है उसको माइनस करके जो टोटल मेंबरशिप बनती है, टोटल स्ट्रेंथ बनती है उसका 50%। फिर है स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी होती है एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब टोटल मेंबरशिप जो है इसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं करते, कुछ भी डिडक्ट नहीं करते, मतलब 550 टोटल है तो 550 का हाफ, ये हो गया एब्सोल्यूट मेजोरिटी। फिर लास्ट है स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी में दो केस होते हैं, एक तो होता है 2000 मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, और वो मेंबर जो है 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप से ज़्यादा होने चाहिए, मतलब कि मान लो 300 लोग प्रेजेंट है, 300 में से 2/3 इसका होगा 200, ये 200 हो गया, पर ये 200 जो है टोटल मेंबरशिप कितनी है लोकसभा की 550 है फॉर एग्जांपल, तो 550 में से भी 50%, मतलब कि इसका भी 275, और ये आ रहा है हमारा 200, 275 मिनिमम होना चाहिए, तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए।
ठीक है, तो ये हो गया स्पेशल मेजोरिटी पहली। दूसरी स्पेशल मेजोरिटी है जिसमें रेटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट का जरूरी है। सिंपल मेजोरिटी से हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन करते हैं अगर मोर सिंपल मेजोरिटी से, तो ये ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट। अब ऐसे कुछ अमेंडमेंट्स हम देखें स्पेशल मेजोरिटी से क्या क्या होते हैं। तो एक तो राज्यसभा अगर रिजोल्यूशन पास करती है, ठीक है, कि लेजिस्लेट करना है कोई भी स्टेट सब्जेक्ट में, स्टेट लिस्ट में कोई मैटर है, उस पर अगर राज्यसभा पास करती है रिजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी से, तो राज्यसभा उस पर 1 साल तक के लिए कानून बना सकती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके, स्टेट लिस्ट पे कोई भी मैटर है उस पर। फिर है आर्टिकल 312, अगर राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करती है स्पेशल मेजोरिटी से क्रिएट करने के लिए ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, और उसके अलावा कोई भी चेंज करना है, ठीक है, किस में नॉट लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब हाफ ऑफ द हाफ मेजोरिटी 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस टू थर्ड ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग, ये दोनों अगर मेजोरिटी बनती है तो इसको हम स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। तो ये चेंजेस करना है, अगर किस चीज़ में चेंजेस करना है, जैसे कि जज को रिमूव करना है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कैग को रिमूव करना है, चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना है, नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना है और कंटिन्यूएशन उसका करना है, प्रोक्लेमेशन करना है या फिर कंटिन्यूएशन करता है, दोनों की केस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, डिसकंटिन्यूएशन की केस में सिंपल मेजोरिटी चाहिए। उसके अलावा आर्टिकल 169 अगर ये कहता है कि अगर हमें क्रिएट करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है, तो उसके लिए जो हमें मेजोरिटी चाहिए क्रिएट करना है या अबॉलिश करना है, दोनों के लिए जो मेजोरिटी चाहिए वो है स्पेशल मेजोरिटी। उसके बाद लास्ट है इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए जो हमें मेजोरिटी चाहिए 2/3 ऑफ द मेंबर टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ये हमें मेजोरिटी चाहिए प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए। उसके अलावा बात करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो फेडरल प्रोविजन को अफेक्ट करे, उसके लिए क्या चाहिए हमें 50% ऑफ द टोटल स्टेट जो है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट जो है उसमें से 50% ऑफ द स्टेट का सिंपल मेजोरिटी से एक्सेप्टेंस चाहिए, ठीक है। जैसे कौन से मैटर है इसमें, जैसे कि हम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर को चेंज करने की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर है, या 7 शेड्यूल से रिलेटेड कोई मैटर है, या स्टेट का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में है उसका अमेंड करना है, या आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट की पावर देता है पार्लियामेंट को, उसको अमेंड करना है, ठीक है। एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया, उसके लिए भी जो है हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन लगा, तो ये जो है स्पेशल मेजोरिटी लगती है। तो हमने टोटल मेजोरिटी पढ़ ली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरीज। लिबर्टी क्या होती है? लिबर्टी मतलब होता है एब्सेंस है, किस चीज़ का एब्सेंस है? कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, और ये फैसिलिटेट करता है एबिलिटी टू डेवलप, चूज एबिलिटी ऑफ द पीपल टू चूज, बिलीव और एक्ट ऑन देयर पोटेंशियल। ये हमारे हमारे पोटेंशियल को एबिलिटी फैसिलिटेट करता है कि हम अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करें, अपने पोटेंशियल को रियलाइज करें। ये एक एक्सटर्नल कंस्ट्रक्ट है, एक्सटर्नल कंस्ट्रक्ट है, ये पर्सनल फ्रीडम है जो ग्रांट की जाती है टू द पीपल बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी। लिबर्टी जो होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा ग्रांट की जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन जो प्रियम्बल है उसमें लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप दिया गया है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद हम बात करते हैं लिबर्टी 2 टाइप की होती है, नेगेटिव लिबर्टी, एक होता है पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी मतलब होता है कि नैरो इंटरप्रिटेशन होता है ये एक, इसमें इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। नेगेटिव लिबर्टी होता है, पॉजिटिव लिबर्टी होता है। नेगेटिव लिबर्टी एक नैरो इंटरप्रिटेशन होता है, ये फोकस करता है एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, मतलब कोई लिमिटेशन ना हो, कोई लिमिटेशन ना हो, जो मन चाहे वो करो। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब होता है ये एक वाइडर इंटरप्रिटेशन है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट फैसिलिटेट करना है, किसी एनवायरमेंट डेवलप करना कि जिससे हम अपनी पोटेंशियल को फुली रियलाइज कर सके, अपने पोटेंशियल को, अपने पर्पस को इफेक्टिवली रियलाइज कर सके, उसे फ्रक्टिफाई कर सके। फ्रीडम दूसरा कॉन्सेप्ट है। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब होता है एब्सेंस है किसी भी रेस्ट्रेंट का, और फैसिलिटेट करता है ये एबिलिटी अपने आप को इफेक्टिवली एक्सप्रेस करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। वहाँ हम अपने आप को डेवलप कर रहे थे, अपने पर्पस को सर्व कर रहे थे, यहाँ हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, फ्रीडम में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये इंटरनल कंस्ट्रक्ट है, ये याद रखना है कि लिबर्टी जो होता है वो कोई हमें कोई देता है, लिबर्टी कोई हमें देता है। फ्रीडम जो होता है वो हमारा इंटरनल कंस्ट्रक्ट है। ये जहाँ यहाँ इंडिविजुअल ओन डिसाइड करता है, अपने एक्शन को खुद डिसाइड करता है। ये ये कैपेबिलिटी है इंडिविजुअल की मेक करना डिसीजन विदाउट द एक्सटर्नल कंट्रोल, इसमें एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होता। ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल का डिफरेंस है। लिबर्टी जो है वो एक्सटर्नल है, लिबर्टी लिबर्टी में एक चीज़ याद रखनी है बस, लिबर्टी एक्सटर्नल है, डेवलपमेंट के लिए एक्सटर्नल है। तो दो चीज़ में याद रखनी है, ये एक्सटर्नल और डेवलपमेंट।
और फ्रीडम में याद रखना है ये इंटरनल है और ये है एक्सप्रेशन के लिए, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। ये दोनों चीज़ें हो गई। फिर हम बात करते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी पीपल के पास है और कोई प्रिविलेज नहीं है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास। फिर हम बात करेंगे इक्वालिटी की। इक्वालिटी का मतलब होता है एब्सेंस है स्पेशल प्रिविलेज का किसी भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, ठीक है, और एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी दी जाती है हर एक इंडिविजुअल को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हर इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सोवरेनिटी मतलब होता है, सोवन मतलब होता है कंट्री जो है फ्रीडम है, फ्री है कंट्री, फ्री है अपने ओन अफेयर्स को इंटरनली और एक्सटर्नली डिसाइड करने के लिए। कोई हमें बताएगा नहीं हमें क्या करना है। इंडिया एज अ कंट्री सोवन कंट्री है, डिसाइड कर सकती है हमारे इंटरनल अफेयर और एक्सटर्नल अफेयर्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती है इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर को। कोई फॉरेन कंट्री आके हमें ये नहीं बता सकती कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सोवरेनिटी है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इसका मतलब होता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि किसी एक के हाथ में पावर नहीं है, मतलब सिर्फ पब्लिक सेक्टर नहीं है या फिर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर नहीं है, दोनों का कंबाइंड है, तो ये बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। उसके बाद है सेकुलर। सेकुलर मतलब होता है, सेकुलर मतलब होता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट एक्शन फ्रॉम रिलीजियस इन्फ्लुएंस, ठीक है। यहाँ इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, मतलब इंडिया इंडिया का इंडिया इंडियन इंडियन जो गवर्नमेंट है वो मेंटेन करती है इक्वल डिस्टेंस सभी रिलीजन से और प्रमोट करती है वेलफेयर सभी रिलीजन का। इक्वी डिस्टेंट मेंटेन करती है इंडियन, इंडिया में इक्वी डिस्टेंट मेंटेन होता है। इसके बाद बात करेंगे डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब होता है कि सुप्रीम पावर जो है वो पीपल के पास है, पावर जो है पीपल के पास है। हम इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, या तो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं या तो इनडायरेक्ट, पर रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद बात करेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब होता है अरेंजमेंट गवर्नमेंट का जहां एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अपने पॉलिसीज और अपने एक्शन के लिए, अपने पॉलिसीज और अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद बात करेंगे फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? फेमिनिस्ट आर दोज मैन एंड वुमेन जो बिलीव करते हैं कि दैट मैनी ऑफ द इनइक्वालिटीज वी सी इन अवर सोसाइटी, जो मैन और वुमेन के बीच में, आर नीदर नेचुरल नॉट नेसेसरी एंड कैन बी ऑल्टर्ड सो दैट द बोथ मैन एंड वुमेन कैन लीड फ्री एंड इक्वल लाइफ्स, ठीक है। इसका मतलब होता है फेमिनिज्म जिसमें मैन और वुमेन जो है वर्क करते हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए और जेंडर बायस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस ये सोशल जस्टिस जो होता है ये पॉलिटिकल और फिलोसफिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल और फिलोसफिकल थ्योरी है जो असर्ट करती है कि देयर आर डायमेंशंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस बियॉन्ड दोज एम्बॉडीड इन द प्रिंसिपल ऑफ सिविल और क्रिमिनल लॉ, इकोनॉमिक सप्लाई एंड डिमांड और ट्रेडिशनल मोरल फ्रेमवर्क। सोशल जस्टिस मतलब होता है कि एक पॉलिटिकल फिलोसफिकल थ्योरी है जो असर्ट करती है कि सोसाइटी में लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो और लोगों को किसी भी कास्ट रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन को फेस ना करना पड़े और लोगों के पास इकोनॉमिक रिसोर्स जो है उसका इक्वल एक्सेस हो, अवेलेबिलिटी हो। और उसके बाद है राइट्स। राइट्स जो होता है इसका मतलब होता है राइट जो होता है ये लीगल और सोशल एथिकल प्रिंसिपल है, लीगल सोशल और एथिकल प्रिंसिपल है ऑफ फ्रीडम और एंटाइटलमेंट। ये एक फ्रीडम है और एंटाइटलमेंट है। राइट की हम बात करेंगे तो राइट में हमें याद रखना है कि ये एक एंटाइटलमेंट है। राइट्स जो होता है, राइट्स जो होता है सिंपली हम बात करेंगे राइट्स जो है ये कि एंटाइटलमेंट है। जो राइट्स होते हैं फंडामेंटल दैट आर राइट्स आर द फंडामेंटल नॉर्मेटिव रूल्स अबाउट व्हाट इज अलाउड, व्हाट इज अलाउड